Hi, hope you all are doing good. In previous class, we have read about the principle of fuels. Uh, First was division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remuneration, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personal इनिशिएटिव एंड एस्पिरेटिव कॉप्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि दिए थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। इनके चार प्रिंसिपल्स थे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे। पहला, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Third, cooperation, not individualism. Fourth, development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity. First, science not a rule of thumb. इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए हर एलिमेंट का। जो जॉब के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक एनालिसिस और एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, ताकि जो पिछला थंब अप्रोच जो है या हिट एंड मिस मेथड जो है उसको रिप्लेस करा जाए। हमारे को कॉन्स्टेंटली जो है एक चीज पे, मतलब एक चीज, कोई नई टेक्निक, कोई नई चीज को डेवलप करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए रेगुलरली, जिससे कि हमारा काम जो है वो और सिंपल, इजी और जल्दी हो जाए। ठीक है। इस साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर क्या होता है, डिसीजन जो है वो फैक्ट्स और एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक डिसीजन के बेसिस पे लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, नहीं, फैक्ट्स जो होंगे उसके ऊपर डिसीजन लिए जाएंगे। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में हमने पढ़ा कि हार्मनी होनी चाहिए। दोनों को एक रियलाइजेशन होनी चाहिए, एक उनके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि दोनों को जो है, दोनों चीजें एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। ये एक बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट मेथड है एफिशिएंसी इंक्रीज करने का। ये मेथड डेवलप किया जाता है साइंटिफिक स्टडी के थ्रू और एनालिसिस किया जाता है इसमें हर एलिमेंट का, जो जॉब के एलिमेंट्स होते हैं। एंड शुड सब्सटीट्यूट रूल ऑफ थंब। जो रूल ऑफ थंब के जो भी सब्सटीट्यूट्स होते हैं वो उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है कि एक मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका क्या मतलब है, ये एक बेसिकली एक एक्सटेंशन है पिछले वाले का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। ये एक्सटेंशन है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो होते हैं वर्कर्स के, वो अडॉप्ट करने चाहिए। और जो वर्कर्स हैं कंपनी के, वो स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, और दोनों को इकट्ठे ही काम करना चाहिए। वही मेन बात, जैसे हमने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में पढ़ा था, इन दोनों के बीच में कोई भी लाइक अभी हमने पढ़ा कि इन दोनों के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा। नाउ ये क्या, ये भी एक अच्छा मेथड है जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सकती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। बेसिकली इंटरेस्ट, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट जो है वो एक फुली हार्मोनाइज्ड होनी चाहिए और म्यूचुअली सिक्योर्ड होना चाहिए और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये हमारा खत्म हो गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बेसिकली आपको समझ आ गया, अगर नहीं आया तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। नाउ next is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। इसको पढ़ के क्या मतलब समझ आ रहा है कि बेसिकली जितने भी लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंडिविजुअली जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, जो उनकी साइंटिफिक सिलेक्शन हुई और जो उनको काम दिया गया है, जो काम असाइन किया गया है, बेसिकली वो उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि वो जो है अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम कर सके और बेसिकली वो अपनी जो वो है स्किल्स उन्हें भी और अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, मैक्सिमम एम, बेसिकली इसका एम क्या होता है कि ये मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी हो पाए एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बीच में। ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो अपॉर्चुनिटी जो वर्कर को दी गई है, जो एक एम्प्लॉय को दी गई है, वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से काम करे, मैक्सिमम आउटपुट मिले और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा ब्लर होगा आपके लिए बट रीडेबल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आता है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का बेसिकली क्या मतलब होता है, ये एक टेक्निक होती है जिसके अंदर की प्लानिंग की जाती, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग किया जाता है। इसके अंदर 8 तरीके के स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चीजें होती हैं। 4 होती हैं प्लानिंग के अंदर, 4 होती हैं एग्जीक्यूशन के अंदर, जिसके अंदर जो है हमारे को सारे वर्कर्स के ऊपर हम सारा ध्यान रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, इससे क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि हर कोई जो है हर एस्पेक्ट में अच्छा नहीं होता। तो 8 फोरमैन अपॉइंट किए जाते हैं, 4 प्लानिंग लेवल पे, 4 इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। ओके, मतलब एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन लेवल। सबसे पहले नेम और फंक्शन क्या उन स्पेशलिस्ट फोरमैन का। सबसे पहला होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये जो होता है ये इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये सारी इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर्स के अकॉर्डिंग कि वो कैसे अपना जॉब करें। ठीक है, ये वर्कर्स के लिए बेसिकली इंस्ट्रक्शंस लिखता है। सेकंड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या होता है, ये टाइम और कॉस्ट शीट बनाता है जॉब के लिए। थर्ड, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है कि कैसे सीक्वेंस होना चाहिए, क्या रूट होना चाहिए प्रोडक्शन का, कैसे रॉ मटेरियल आगे जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता वो सब। ठीक है, एक इसके अंदर और आता है शॉप डिसिप्लिन। उसमें क्या होता है, ये इंश्योर करते हैं कि जो डिसिप्लिन है हर जगह या नहीं है, रूल्स और रेगुलेशंस को इन्फोर्स करता है वर्कर्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन इंचार्जेस में क्या आते हैं, मतलब जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो होता है वो कौन कौन होता है। गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टूल्स और मशीन्स को रेडी करने के लिए। ये बेसिकली मशीन्स, वर्कर्स, टूल्स, इन सब चीजों को अरेंज करता है। सेकंड है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि काम जो है, जो भी काम असाइन किया गया वर्कर्स को, वो टाइम भी कंप्लीट हो, डिले ना हो किसी भी चीज में। नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि वर्किंग कंडीशंस जो है टूल्स के या मशीन्स के वो सही है। ठीक है, और मतलब मेंटेनेंस करता है, बेसिकली मेंटेनेंस का ध्यान रखता है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है, ये क्वालिटी, जो काम आपने किया है, जो वर्क आपने किया है, उसको क्वालिटी चेक करता है। ये आता है हमारा फैक्ट्री मैनेजर का, ये भी हमने पढ़ लिया। फैक्ट्री मैनेजर एक होते हैं इसके अंदर प्लानिंग इंचार्ज, एक होते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग के अंदर ये 4, प्रोडक्शन के अंदर ये 4। समझ आया। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड जो एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेट करना, एक स्टैंडर्ड डेवलप करना हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए।
ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो बीच में अगर खाम खा की चीजें हैं या कुछ ऐसा जो जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, उन चीजों को रिमूव करना, दैट इज सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, उनको एलिमिनेट करना। इससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, टूल्स कॉस्ट, ये सब हमारी बच जाती है। इससे हमारा इक्विपमेंट का फुली यूटिलाइजेशन होता है और टर्नओवर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है, ये इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि एक काम को करने की, एक जो काम है, एक जो जॉब आपको असाइन की गई है, उसको काम करने का एक बेस्ट वे क्या है, ठीक है, वो ढूंढना जो होता है, वो मेथड और स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाए, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर, इन सब चीजों की, ठीक है, और जॉब में भी सिंप्लीफिकेशन आ जाती है। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है, ये एक साइंस होता है बेसिकली, एक जिससे कि वेस्टफुलनेस जो है वो एलिमिनेट की जाती है, ताकि अननेसेसरी, इल डायरेक्टेड या इनएफिशिएंट मोशंस जो है वो ना यूज हो वर्कर्स या मशीन्स के थ्रू, ताकि वो अपना बेस्ट मेथड, काम का क्या बेस्ट मेथड है वो यूज कर सकें। मोशन स्टडी से बेसिकली एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ताकि वेस्टफुल मोशंस को कट करने के बाद। दिस इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का क्या मतलब होता है, ये डिटरमाइन करता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम जो लिया जाना चाहिए एक वेल डिफाइंड जॉब को करने का। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉय किए जाने हैं वो डिटरमाइन करना, इंसेंटिव क्या देनी है, स्कीम्स क्या हैं, लेबर कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो सब हमारे को टाइम स्टडी में डिसाइड करना होता है। एवरेज वर्कर को सिलेक्ट किया जाता है, जॉब असाइन की जाती है, और एक स्टॉप वॉच की हेल्प से जो है काम जो उसको दिया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम को अगर हम वर्किंग आवर्स से मल्टीप्लाई करें तो उससे फेयर डे वर्क निकल आता है। नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या होता है, ये एक स्टडी है जिससे कि डिटरमाइन किया जाता है कि कितने टाइम पे, लाइक कितनी फ्रीक्वेंसी पे ब्रेक दिए जाने चाहिए, कितने इंटरवल के बाद जो है रेस्ट दिया जाना चाहिए वर्कर को। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी लेवल जो है स्टाफ का या जो एम्प्लॉयज का है वो इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है। रेगुलर ब्रेक्स और रेगुलर रेस्ट के बाद हर किसी को, चाहे वो कोई भी इंसान है, रेगुलर वो कोई काम नहीं कर सकता, तो उसे रेस्ट चाहिए होता है। तो ये एक बेसिकली स्टडी से हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने इंटरवल के बाद जो है रेस्ट देना चाहिए और कितनी देर का देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये एफिशिएंसी, इसमें जो है वेज पेमेंट, जो इसमें जो पैसा दिया जाता है वो बेसिकली वर्कर की एफिशिएंसी को देख के दिया जाता है। एफिशिएंट वर्कर होगा तो उसको ज्यादा वेजेस मिलेगी, इनएफिशिएंट होगा उसको कम वेज मिलेगी। जैसे कि एक पीस रेट की, अगर आपने 50 पीस बना लिए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपने 10 पीस बनाए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये बेसिकली कि आप कितना काम करते हो उसके हिसाब से आपको वेजेस दी जाती हैं। इससे क्या होता है, इंसेंटिव्स भी बढ़ते हैं, लोगों के जो काम कर सकते हैं उनके इंसेंटिव्स भी बढ़ते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है। इससे जो होता है, ये जो है ये एनकरेज करता है इनएफिशिएंट पीपल को कि ये जो है और ज्यादा अच्छा काम करे, ताकि पैसा ज्यादा कमा पाए और स्टैंडर्ड भी हमारे अचीव किए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।